हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में पेपर 4 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मेरा नाम है रवि तिवारी और आज ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है, थर्ड वीडियो लेक्चर है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डेटाबेस का इंट्रोडक्शन देखा था कि डेटाबेस का इंट्रोडक्शन क्या था, डेटाबेस कैसे होता है। फिर सेकेंड वीडियो के अंदर हम लोगों ने उसके जो आर्किटेक्चर हैं उनके बारे में बात करी है। आज ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे डेटा मॉडल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, उससे पहले एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था डेटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में। और इसमें हम लोगों ने मेनली जो बात करी थी वो करी थी टीयर 1 आर्किटेक्चर, टीयर 2 आर्किटेक्चर और टीयर 3 आर्किटेक्चर। क्या होता है स्टूडेंट्स, टीयर 1 आर्किटेक्चर के अंदर जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा एप्लीकेशन है और जो हमारा सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो जिसके ऊपर आपको काम करना है वो एप्लीकेशन, और साथ ही साथ वो जिस डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा वो दोनों एक ही जगह पर होते हैं, या ऐसा कहा जाए कि एक ही सिस्टम के अंदर होते हैं, तो वो गलत नहीं होगा। इसमें क्या होता है, सारा का सारा डेटा जो होता है वो एक ही सिस्टम के ऊपर होता है। ऐसे सिस्टम का यूज़ हम जनरली तब करते हैं जब कहीं पे हमें कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करना होता है जिसमें हमें बार बार वैल्यू को एंटर करके और अपने डेटाबेस के साथ चेक करना होता है कि जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम इस तरीके की चीज़ों का वहाँ पर यूज़ करते हैं, यानी टीयर 1 आर्किटेक्चर का यूज़ तब किया जाता है जब कोई एप्लीकेशन हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं जनरली। नेक्स्ट हमने लोगों ने जो देखा था वो था टीयर 2 आर्किटेक्चर। अब देखो, जैसे इसमें जो टीयर हैं उनको आप लेवल मान सकते हो और उसी तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे टीयर 1 इसमें एक ही लेवल होता है, एक ही लेयर होती है, सारा का सारा काम वहीं पर होता है। टीयर 2 आर्किटेक्चर के अंदर 2 लेयर होती हैं, 2 लेवल होते हैं, और इसमें जो होता है क्लाइंट सिस्टम कहीं और रखा होता है और जो डेटाबेस सिस्टम जो होता है वो कहीं और रखा होता है, और दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी कि ऐसे समझ के चलो कि जैसे एक ही बिल्डिंग के अंदर है सारा का सारा चीज़, बट एक पर्टिकुलर सिस्टम में नहीं है। डेटाबेस जो आपका रखा हुआ है वो सेकंड फ्लोर पे रखा हुआ है, और जो क्लाइंट काम कर रहा है, जो यूज़र काम कर रहा है, वो फर्स्ट फ्लोर से काम कर रहा है। तो वो क्या करेगा, वो जो डेटा केबल की हेल्प से या किसी भी तरीके से जो होगा वो डायरेक्टली अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करेगा, और कनेक्ट करने के बाद जो भी उसे रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी उसे रिस्पांस देना होगा, रिस्पांस करके और क्लाइंट को वो वापस भेज देगा। तो इसमें क्या होगा, सिस्टम अलग अलग होंगे बट प्रोसेस जो होगा वो डायरेक्टली होगा, यानी कि कम्युनिकेशन डायरेक्टली होगा, बट जो लेयर्स हैं बस वो अलग अलग होंगे। यानी क्लाइंट अलग अलग लेयर पे बैठ के काम कर रहा है और जो सर्वर है वो अलग लेयर पे है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट्स 3 टीयर आर्किटेक्चर, और इसमें हम लोगों ने बात करी थी कि इसमें जो था हम मेनली 3 लेयर के ऊपर काम करते थे। जो पहली लेयर थी हमारी वो थी यूज़र की लेयर, या जिसे आप प्रेजेंटेशन लेयर बोल रहे थे। सेकंड जो लेयर थी वो थी आपकी एप्लीकेशन की लेयर, जिसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, बिजनेस लॉजिक लेयर और डेटा एक्सेस लेयर। और जो थर्ड लेयर थी हमारी वो थी हमारी डेटाबेस लेयर, यानी कि डेटाबेस टीयर। क्या था, इनके बारे में हम लोगों ने देखा भी था कि जो फर्स्ट लेयर थी हमारी, जो प्रेजेंटेशन लेयर या जिसे यूज़र लेयर कहते हैं, इस पे यूज़र काम करता है, जैसे आप और हम जो यूज़र हैं हम इस लेयर के ऊपर काम करेंगे। सेकंड जो थी हमारी वो एप्लीकेशन लेयर थी। एप्लीकेशन लेयर के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग काम नहीं करते हैं, उस पर काम करता है जिसने उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बनाया होता है, वो उस लेयर के ऊपर काम करता है, उस लेयर के ऊपर प्रोसेस करता है। और जो थर्ड लेयर थी हमारी वो थी डेटाबेस लेयर, जहाँ पे एक्चुअल हमारा रिकॉर्ड जो होता है वो पूरा का पूरा स्टोर होता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट्स। कल भी हम लोगों ने बात करी थी, आज फिर बात करते हैं। फेसबुक, हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि फेसबुक जो है हमारा वो एग्जांपल है, और फेसबुक को हमें एक्सेस करना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम www.facebook.com पे जा करके फेसबुक की साइट को ओपन कर लेंगे। साइट को ओपन करने के बाद क्या होगा, आप उसके ऊपर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालोगे। अभी तक आप जो काम कर रहे हो ये काम आपका था। फिर जैसे ही आपने लॉगिन पासवर्ड डाल करके एंटर किया, अब बीच में आती है एप्लीकेशन लेयर। आपके एंड से सारा काम कंप्लीट हो गया, आपने रिक्वेस्ट डाल दी, अब वो रिक्वेस्ट पहुंचेगी एप्लीकेशन लेयर के पास। एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये एक होता है बिजनेस लॉजिक लेयर और सेकंड होता है डेटा एक्सेस लेयर। जो बिजनेस लॉजिक लेयर होता है, इसका काम होता है जो आपने आईडी पासवर्ड दिया है,
उसको लेना और उसको चेक करना कि आप ऑथेंटिक पर्सन हो या नहीं हो। यानी कि आपका जो आईडी पासवर्ड है वो यहीं पे चेक होगा। आपका आईडी पासवर्ड लेगा, वो चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर वो सही होगा तब तो वो फर्दर प्रोसेस के लिए जाएगा, बट अगर गलत होगा तो यहीं से वो आपको क्या करेगा, रिस्पॉन्स दे देगा। रिस्पॉन्स में क्या देगा कि आपने जो भी अपना आईडी या जो भी पासवर्ड डाला है वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो क्या होगा, अगर आपने आईडी पासवर्ड सही डाला है तो क्या होगा, यहाँ से फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे की तरफ बढ़ने का मतलब है कि यहाँ से फिर जो बिजनेस लॉजिक लेयर है वो डेटा एक्सेस लेयर को बोलेगी कि भाई इस पर्टिकुलर बंदे का, इस पर्टिकुलर आईडी का जो भी डेटा है वो आप मुझे दो। ठीक है, कौन बोलेगा, ये बिजनेस लॉजिक लेयर बोलेगा डेटा एक्सेस लेयर से। फिर डेटा एक्सेस लेयर क्या होगा, वो कनेक्ट करेगा डेटाबेस से। ठीक है, कौन कनेक्ट कर रहा है, डेटा एक्सेस लेयर जो है ये कनेक्ट करेगा डेटाबेस से जाकर के, और डेटाबेस से बोलेगा कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर आईडी का डेटा जो भी आपके पास है ये आप मुझे शो कराओ। तो डेटाबेस उस चीज़ को देखेगा, रिक्वेस्ट को देखेगा, और जो भी वहाँ पर डेटा प्रेजेंट होगा उस डेटा को वो क्या करेगा, डेटा एक्सेस लेयर को दे देगा। डेटा एक्सेस लेयर उसे बिजनेस लॉजिक लेयर को दे देगा, और बिजनेस लॉजिक लेयर उसे आपको शो करा देगा, यानी आपकी प्रोफाइल जो होगी वो ओपन होकर के आ जाएगी। ठीक है, ये पूरा एक प्रोसेस होता है जो 3 टियर आर्किटेक्चर का होता है। जनरली अब मैक्सिमम वेबसाइट्स जो हैं, जो भी बड़ी वेबसाइट्स हैं, जो भी अच्छी वेबसाइट्स हैं, वो सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती हैं। ठीक है, जो भी पूरा प्रोसेस होता है वो इसी लेयर के ऊपर होता है, जिसमें जो यूज़र होता है वो और जो डेटाबेस होता है उसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता। वो बीच में एक मीडिएटर लेयर बना दी जाती है, एप्लीकेशन लेयर बना दी जाती है, और सारा का सारा जो काम होता है उसी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर होता है। ठीक है, इस 3 टियर आर्किटेक्चर के अंदर डेटाबेस को ये नहीं पता होता कि कोई यूज़र नाम का भी बंदा है जो मुझसे रिक्वेस्ट कर सकता है, और यूज़र को भी ये नहीं पता होता कि कोई डेटाबेस है जिससे मुझे रिक्वेस्ट करनी है। यूज़र को लगता है कि जो एप्लीकेशन लेयर है यही सब कुछ है, सारा डेटा यहीं पे स्टोर है, और डेटाबेस को लगता है जो डेटा एक्सेस लेयर है यही मेरा क्लाइंट है और इसी को मुझे हमेशा रिस्पॉन्स करना है। तो इसमें डेटाबेस और जो यूज़र होता है वो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं कि ऐसी भी कोई चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है, यानी डेटाबेस को यूज़र की एग्जिस्टेंट का पता नहीं होता और यूज़र को डेटाबेस की एग्जिस्टेंस का पता नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा मॉडल। डेटा मॉडल, देखो मॉडल नाम से पता चल गया कि भाई डेटा जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर डेटा को जो एंटर कर रहे हैं उसके लिए किस किस मॉडल का यूज़ कर सकते हैं, किस किस मेथड का यूज़ कर सकते हैं जिससे हम अपने डेटा को एंटर करा सकें और उसमें जो भी अपना प्रोसेस है, फर्दर प्रोसेस जो भी है उसको हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अब इसके लिए देखिए स्टूडेंट बहुत सारे मेथड आपके आते हैं मार्केट में, बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो आपके रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं जिनका आप यूज़ करते हो। बट अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो मेनली 2 ही चीज़ें हैं जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी जिनसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास डेटा मॉडल हैं, बट उनसे उतने क्वेश्चन नहीं आते, तो उनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में अपने बात करेंगे। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में हम आज बात करेंगे। पहला जो है उसमें है वो है ER मॉडल, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, और जो सेकंड आता है वो आता है हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल। पहला क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, और सेकंड है रिलेशनल डेटा मॉडल। ये दोनों मॉडल हैं जिनको आप यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड में बहुत ज़्यादा डीप जा करके भी पढ़ोगे, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दोनों मॉडल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं ये होता क्या है। डेटा मॉडल डिफाइंस हाउ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज मॉडल्ड, यानी कि जो लॉजिकल स्ट्रक्चर आप डेटाबेस का डिज़ाइन कर रहे हो जहाँ पर डेटा आएगा एक्चुअल में। ठीक है, जहाँ पर डेटा आएगा, और हम लोगों ने अभी एब्स्ट्रैक्शन में पढ़ा था ना कि लॉजिकल लेयर के ऊपर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन का जो सेकंड लेवल था लॉजिकल लेवल, वहाँ पर जाकर के क्या होता है कि किस टाइप का डेटा एक्चुअल में स्टोर हो रहा है और कैसे स्टोर हो रहा है, वो सारा प्रोसेस यहीं पर आकर के होता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि डेटा मॉडल डिफाइंस, डेटा मॉडल जो है वो डिफाइन करता है, बताता है हाउ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज मॉडल्ड, की उसका जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसे मॉडल किया गया है, कैसे बनाया गया है। डेटा मॉडल्स आर फंडामेंटल एंटिटीज टू इंट्रोड्यूस एब्स्ट्रैक्शन इन अ DBMS। क्या कह रहे हैं, डेटाबेस क्या है, ये एक फंडामेंटल एंटिटीज़ है, एक फंडामेंटल बेसिक एंटिटी है, एक तरीका है जो क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है एब्स्ट्रैक्शन को, किसमें, DBMS के अंदर। ये हम ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्शन को पढ़ चुके हैं, इसीलिए इस टॉपिक को हम लोगों ने थोड़ा सा पहले ही देख लिया था।
डेटा मॉडल डिफाइन हाउ डेटा इज कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हाउ दे आर प्रोसेस एंड स्टोर इनसाइड द सिस्टम। क्या कह रहा है, डेटा मॉडल क्या करता है, डिफाइन हाउ डेटा इज कनेक्टेड टू ईच अदर, कैसे वो एक दूसरे से आपस में कनेक्ट हैं, क्या रिलेशन उनके बीच में बन रहा है, एंड हाउ दे आर प्रोसेस एंड स्टोर इनसाइड द सिस्टम, और उनमें आप कैसे प्रोसेस कर रहे हो और कैसे उनको स्टोर करा रहे हो, इन सब के बारे में हम डेटा मॉडल से जानते हैं। द वेरी फर्स्ट डेटा मॉडल कुड बी फ्लैट डेटा मॉडल्स, हो सकता है, वेयर ऑल द डेटा यूज्ड आर टू बी केप्ट इन द सेम प्लेस। क्या कह रहे हैं, कोई डेटा मॉडल जो हमारा पहला डेटा मॉडल है वो क्या है, एक फ्लैट डेटा मॉडल हो सकता है जहाँ पे सारा डेटा हमारा एक सेम प्लेन के ऊपर, एक सेम प्लेस के ऊपर जो है वो स्टोर हो। अर्लियर डेटा मॉडल आर नॉट सो साइंटिफिक, पहले जो था बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं होता था, क्योंकि उतना ज़्यादा हमें यूज़ नहीं होता था, उतना ज़्यादा हमें रिस्ट्रिक्शंस कंस्ट्रेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हैंस दे आर प्रोन टू इंट्रोड्यूस लॉट्स ऑफ डुप्लीकेशन एंड अपडेट्स एनोमलीज। तो इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें हमें देखने को मिलती थी। फिर उन दिक्कतों को हम लोगों ने धीरे धीरे दूर किया, और दूर करने के बाद जो डेटा मॉडल निकल के आया, जैसे एक तो ईआर मॉडल और रिलेशनल मॉडल है, इसके अलावा हमारे पास नेटवर्क मॉडल है, हायरार्किकल मॉडल है, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है। ये बहुत सारे डेटा मॉडल्स हैं हमारे, जो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आगे हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स ई आर मॉडल के बारे में। तो क्या कह रहे हैं, ईआर मॉडल क्या होता है, ईआर मॉडल इज बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड रिलेशनशिप अमंग दम। क्या कह रहा है, ईआर मॉडल क्या है, ये बेस्ड होता है रियल वर्ल्ड एंटिटी के ऊपर और जो उनका रिलेशन है उनके ऊपर, यानी कि जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ हैं, जो रियल वर्ल्ड की जो वैल्यूज़ हैं वो, और जो उनका रिलेशनशिप है उनके ऊपर जनरली ये बेस्ड होता है। While formatting real world scenario into the database model, the ER model creates entity set, relationship set, general attributes and constraint। जब भी हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में डेटाबेस मॉडल की बात करते हैं तो ईआर मॉडल क्या करता है, कुछ चीज़ें क्रिएट करता है। क्या करता है, पहला तो एंटिटी सेट, यानी जो एंटिटीज़ है, जो आपकी वैल्यू है उसका एक सेट बनाता है। रिलेशनशिप सेट, वो जो एंटिटीज़ हैं उनका आपस में रिलेशन क्या हो रहा है उसके बारे में। जनरल एट्रीब्यूट्स, जनरल एट्रीब्यूट्स मतलब जो जनरल, वो जो एंटिटीज़ आपने हैं उनके फीचर्स जो हैं वो आप एट्रीब्यूट्स बोल सकते हो वो। और कंस्ट्रेंट्स, और कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस लगेगी किसके ऊपर, कैसे लगेगी, उसके बारे में। ठीक है, ER मॉडल इज़ बेस्ट यूज्ड फॉर द कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन ऑफ अ डेटाबेस। क्या कह रहे हैं, ये सबसे अच्छा मॉडल है किसके लिए, जब कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन कर रहे हैं डेटाबेस का, यानी डेटाबेस का जब आप डिज़ाइन करने के लिए जा रहे हैं, जब एक कॉन्सेप्चुअल बेस में आप उसको डिज़ाइन कर रहे हो, तो वहाँ पर ER मॉडल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ सकती है। ठीक है, ER मॉडल बेस्ड ऑन, मेनली ये दो चीज़ों के ऊपर बेस होता है, नाम से ही पता चल रहा है, एक एंटिटी और दूसरा क्या है, रिलेशनशिप। तो इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर ये बेस होता है और सारा का सारा काम इन्हीं दोनों के ऊपर करता है। एक ये इसका डायग्राम है स्टूडेंट्स, देख लीजिए। एंटिटी है, एंटिटी से क्या कनेक्ट होंगे, जो एट्रीब्यूट्स होंगे, जो इसके फीचर्स होंगे वो आप एंटिटी के साथ कनेक्ट होंगे। फिर एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के साथ कैसे कनेक्ट हो रही है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। यानी कि दो एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप, और जो एंटिटीज़ हैं उनके जो फीचर्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो सब चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर जान पाओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अभी इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। जब यूनिट 2 पर आप आओगे, बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। वहाँ पर हर एक चीज़ को बहुत ही डीपली पढ़ाया जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कैसे आप एक्चुअल में ER मॉडल क्रिएट करते हो, यानी आपको एक रियल प्रॉब्लम दी जाएगी और उसके आप ER मॉडल कैसे क्रिएट करोगे वो भी देखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग यूनिट 2 में वहाँ पर देखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या है। कह रहे हैं, entity, an entity is an ER model is a real world entity having properties called attributes। क्या कह रहे हैं, entity क्या है, इन एन ER मॉडल के अंदर एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, हैविंग प्रॉपर्टीज़ कॉल्ड एट्रीब्यूट, जिसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसके कुछ अपने फीचर्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एंटिटी मानते हो, कोई स्टूडेंट हमारा एंटिटी है, तो स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, उसका वो एट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, एवरी एट्रीब्यूट इज डिफाइंड बाय इट्स सेट ऑफ वैल्यू कॉल्ड डोमेन। और एट्रीब्यूट क्या होता है, वो डिफाइन होगा कैसे, सेट ऑफ वैल्यूज से, यानी जो उसकी वैल्यूज़ हैं उनका जो सेट है उन सब का पूरा एक कंबाइन करके बनता है, जिसे हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल इन अ स्कूल डेटाबेस अ स्टूडेंट इज कंसिडर्ड टू एन एंटिटी
एंड स्टूडेंट हैव वेरियस एट्रीब्यूट्स लाइक नेम, एज, क्लास, etc। तो स्टूडेंट की जो एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, उसका नाम, उसका एज, उसका क्लास जो हो जाएगा वो उसका एट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जो हमारा आता है वो आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है, द लॉजिकल एसोसिएशन अमंग एंटिटीज़ इज कॉल्ड रिलेशनशिप, यानी कि दो एंटिटीज़ आपस में किस तरीके से कनेक्ट हो रही हैं, कैसे उनकी मैपिंग हो रही है, वो जो प्रोसेस होता है वो हमारा बोला जाता है रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप आर मैप्ड विद एंटिटीज़ इन वेरियस वे, बहुत सारे तरीक़ों से हम यूज़ कर सकते हैं। मैपिंग coordinates define the number of association between two entities, यानी कि मैपिंग किस तरीके से आप कर सकते हो, दो एंटिटीज़ को कैसे एसोसिएट हो रहा है उसके बारे में आप जान सकते हो, ठीक है। तो इसमें मेनली हम चार प्रोसेस पढ़ते हैं। मैपिंग कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहा है, मेनली चार टाइप की होती हैं, चार प्रोसेस हमें पढ़ना होता है। क्या होता है, पहला होता है 1 to 1, यानी कि एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के साथ डायरेक्ट कैसे कनेक्ट हो रही है वो। सेकंड है एक एंटिटी बहुत सारी एंटिटीज़ के साथ कैसे कनेक्ट हो रही हैं। थर्ड है बहुत सारी एंटिटी किसी एक एंटिटी के साथ कैसे कनेक्ट हो रही हैं। और चौथा है बहुत सारी एंटिटी बहुत सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट हो रही हैं। जैसे एक अगर एग्जांपल की बात करें तो स्टूडेंट 1 to 1 आप ले सकते हो कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ये 1 to 1 एंटिटी हो गई। एक स्टूडेंट है बट वो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहा है वहाँ पे जाके, तो ये 1 to मैनी हो गया। मैनी टू वन में आप समझ सकते हो कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो किसी एक कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, तो कॉलेज एक है बट स्टूडेंट बहुत सारे हैं। मैनी टू मैनी में स्टूडेंट बहुत सारे हैं और उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं काम करने के लिए, तो हर एक स्टूडेंट अपनी पसंद का एक प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट, तीन प्रोजेक्ट ले सकता है और बहुत सारे स्टूडेंट मिलकर किसी एक प्रोजेक्ट को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था ईआर मॉडल के बारे में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, उसके बाद हम यूनिट 2 पे पहुंचेंगे और यूनिट 2 के अंदर हम ईआर मॉडल को बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, आप उससे पूछ लेना, बट अगर किसी को पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट 2 में हम इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलो, सेकंड जो हमारा आता है वो आता है हमारा कौन सा मॉडल है, रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल क्या कहता है, द मोस्ट पॉपुलर डेटा मॉडल इन डीबीएमएस इज़ अ रिलेशनल डेटा मॉडल। इट इज़ द मोर साइंटिफिक अ मॉडल देन अदर, किसी भी अदर मॉडल के कंपैरिजन में ये ज़्यादा साइंटिफिक है और ज़्यादा एप्लीकेबल है, यानी कि इसको आप रियल वर्ल्ड में अप्लाई भी करा सकते हो। दिस मॉडल इज़ बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिक्ट लॉजिक एंड डिफाइंस अ टेबल एज एन एरे रिलेशन। क्या कह रहा है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर की तरीके से होता है और इसमें आप जो डिफाइन करते हो, जो टेबल बनाते हो, वो एन एरे रिलेशन के अकॉर्डिंग बनाते हो। जनरली रिलेशन डेटा मॉडल के अंदर होता क्या है, हम एक टेबल बनाते हैं और टेबल के अंदर अपनी वैल्यूज़ को रखते हैं और वहाँ से हम पूरा का प्रोसेस कराते हैं। देखिए किस तरीके से होता है। अब यहाँ पर जैसे एस आई डी, एस नेम, एस एज, ये सब हमारे क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए, फिर कॉलम हो गए और टपल्स हो गए। यानी इसमें जो काम होता है वो एट्रीब्यूट्स, कॉलम, टपल और टेबल, इन सब चीज़ों को मिला के होता है। और टेबल को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। टेबल को डायरेक्टली टेबल ना बोल करके यहाँ पे क्या बोला जाता है, टेबल बोला जाता है, ठीक है। देखिए इस मॉडल में क्या क्या चीज़ें हमारी मेन है। द मेन हाईलाइट्स ऑफ दिस मॉडल आर डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स कॉल्ड रिलेशन। डेटाबेस के अंदर जो हमारी टेबल्स होती हैं, जो डेटा को स्टोर करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिलेशंस बोलते हैं। रिलेशंस कैन बी नॉर्मलाइज्ड, रिलेशन को नॉर्मलाइज किया जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, 1F NF 2NF, इनके बारे में हम यूनिट 4 में देखेंगे। इन नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस वैल्यू सेव्ड आर एटॉमिक पीरियड, एटॉमिक वैल्यूज़, तो जो वैल्यूज़ होती हैं वो एटॉमिक वैल्यूज़ की तरीके से सेव्ड होती हैं। ईच रो इन अ रिलेशन कंटेन्स अ यूनिक वैल्यू, हर रो के अंदर यूनिक वैल्यूज़ भी होती हैं। ईच रो इन अ रिलेशन कंटेन्स वैल्यूज़ फ्रॉम सेम डोमेन, और हर एक जो कॉलम होता है, ईच कॉलम इन अ रिलेशन क्या कर रहा है, कंटेन करता है वैल्यूज़ फ्रॉम सेम डोमेन, किसी एक डोमेन से वैल्यू को वो कॉपी करता है, अपने पास स्टोर करता है, ठीक है। अलग अलग डोमेन की जगह पे वो एक ही डोमेन से अपना डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में हम लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे। अभी आज के वीडियो लेक्चर में हम इसको यहीं रखते हैं।
नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में रिलेशनल डेटा मॉडल को हम थोड़ा सा और स्टडी करेंगे, देन उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि डेटाबेस स्कीमा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को फिनिश किया जाए उससे पहले मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी तक अपना होमवर्क नहीं कर रहे हो, बहुत कम बच्चों का होमवर्क जो है अपलोड हुआ है, तो सब लोग अपना होमवर्क डेली बेसिस पे अपलोड करते रहो ईआरपी के ऊपर जा कर के, जो भी आपको काम दिया जा रहा है, और जो भी आपका वीडियो में पढ़ाया जा रहा है उसको पर डे आप देखते रहो, पढ़ते रहो, और अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाते रहो, और जिसको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम फेस आ रही है वो मुझे मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू डायरेक्ट आप कनेक्ट होते रहो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि एज़ सून एज़ पॉसिबल दूर किया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।